हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो अगला आपका यूनिट है यूनिट 3 वो स्टार्ट करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। तो यूनिट 3 में जो आपने स्टडी करना है आपने करना है SQL 1। इसको अंडरस्टैंडिंग SQL 1 नाम दिया गया है इस आपके यूनिट 3 को। तो सबसे पहले इसमें जो है आप स्टडी करोगे डेटा टाइप्स को। उसके बाद जो इसमें है क्रिएटिंग टेबल विद डाटा अनदर टेबल, ये सारा प्रैक्टिकल पोर्शन है। तो ये हम प्रैक्टिकली जो है वो साथ साथ एग्जीक्यूट कर लेंगे। इनमें क्या है, ये सिंपल सी कमांड्स हैं जिनके कुछ सिंटेक्स होते हैं और सिंटेक्स के अकॉर्डिंग हम जो कमांड्स को एग्जीक्यूट करते हैं। तो वो जो है हम वो प्रैक्टिकली इसको कर लेंगे। इसका सिंटेक्स भी देख लिया करेंगे और साथ के साथ जो है उसको प्रैक्टिकली जो है एग्जीक्यूट करके भी देख लेंगे। तो सबसे पहले जो है आज हम देखेंगे पहले कि SQL क्या है। मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ SQL के साथ कि SQL है क्या। तो SQL की जो फुल फॉर्म है दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। जैसे हमने पहले ऑलरेडी स्टडी कर रखा है कि जो डॉक्टर EF कोड थे उन्होंने रिलेशनल डाटा मॉडल की जो हमें डेफिनेशन दी थी। तो जो उन्होंने हमें डेफिनेशन दी थी उसके बेसिस पे हम RDBMS को जो है वो स्टडी करते हैं। मतलब हम कहते हैं कि वो DBMS जो डॉक्टर EF कोड के 12 कोड रूल्स को फॉलो करता है उसको हम RDBMS बोलते हैं। तो RDBMS को मॉडिफाई करने के लिए या कह लो RDBMS को क्रिएट करने के लिए या RDBMS पे ऑपरेशंस करने के लिए इन्होंने एक जो लैंग्वेज थी वो डेवलप की थी SQL। उसका एक्चुअल में नाम था SEQUL SQL। तो इसकी जो फुल फॉर्म थी वो थी स्ट्रक्चर्ड सेम इंग्लिश, इसमें वर्ड था स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। तो लेटर ऑन क्या हुआ कि ये जो इंग्लिश वाला वर्ड है ये आपका ख़त्म हो गया और ये मतलब ये पूरा SEQUL की जगह सिंपल ये SQL रह गया और इसकी फुल फॉर्म रह गई आपकी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इंग्लिश जो है इसमें से मतलब निकल गई। ठीक है। तो SQL का मेनली काम क्या है, इट इज़ यूज टू मैनिपुलेट। मतलब आपने RDBMS पे कुछ भी मैनिपुलेशंस करनी है, आपने टेबल्स क्रिएट करने हैं, टेबल में से डाटा निकालना है, रिट्रीव करना है, तो वो सारे काम के लिए आपको एक ही लैंग्वेज दी गई है SQL। सो इट इज़ यूज टू क्रिएट, मैनिपुलेट, रिट्रीव। आप लिख सकते हो क्रिएट करोगे, ठीक है, मैनिपुलेट हमने लिख दिया है। रिट्रीव, क्रिएट होता है किसी चीज़ को बनाना, मैनिपुलेट उसमें मॉडिफिकेशंस करना है, रिट्रीव उसको आपने वापस निकालना है। ठीक है। और कोई स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पे क्या है कि टेबल्स या इंडेक्सेस आप क्रिएट करते हो RDBMS में, तो वो सारे के सारे आप SQL की हेल्प से करते हो। अब SQL क्या है, ये आपकी नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है। ये अगर आपको ध्यान में हो तो हमने जब लैंग्वेजेस पढ़ी थी तो हमने बात की थी कि दो तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, ब्रॉडली प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल। प्रोसीजरल में हमें ये बताना होता है कि व्हाट टू बी डन एंड हाउ इट इज़ टू बी डन, और नॉन प्रोसीजरल में हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ टू बी डन। हम सिर्फ ये बताते हैं कि हमने करना क्या है, व्हाट इज़ टू बी डन, बट हमें ये कभी नहीं बताते कि हाउ इट इज़ टू बी डन। ये हम नहीं बताते, हम सिर्फ ये बताते हैं कि हमने करना क्या है, कैसे करना है। वो लैंग्वेज खुद ब खुद ही देखती है, हम उसे इंस्ट्रक्ट नहीं करते। जैसे आप बोल सकते हो कि टॉप डाउन अप्रोच होती थी उसमें, या फंक्शंस होते थे C में, तो एक फंक्शन के बाद दूसरे कॉल करनी है, कैसे कॉल करनी है, वो सारी चीज़ें आप बताते थे। पर यहाँ पे क्या है, हम सिर्फ जो है अपना क्वेरी लिख देते हैं, वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होती जाती है। ये जो आपकी SQL है कि ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज बन चुकी है। स्टैंडर्ड लैंग्वेज मतलब ये सभी के लिए सेम रहती है। आप कोई भी जो है DBMS का सॉफ्टवेयर, RDBMS का सॉफ्टवेयर यूज़ कर लो, सभी में जो लैंग्वेज है ये सेम ही रहती है। आप चाहे Oracle यूज़ कर लो, Microsoft SQL सर्वर यूज़ कर लो, SQL यूज़ कर लो, MS Access यूज़ कर लो, ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो सभी जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है। अब जो SQL है इसमें मेनली 4 टाइप्स की स्टेटमेंट्स आती हैं। SQL क्या है, आपकी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, तो इसमें हम लिखते क्या है, हम कमांड्स देते हैं, जिसको इन्होंने जनरल लैंग्वेज में लिखते हैं स्टेटमेंट्स, हम बताते हैं, स्टेटमेंट्स देते हैं। तो जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं वो बेसिकली 4 टाइप्स की है। सबसे पहली जो टाइप है दैट इज़ DDL। इसको हम बोलते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज।
डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, हम अगर हमने कोई डाटाबेस ऑब्जेक्ट बनाने हैं, डेटाबेस ऑब्जेक्ट बनाने हैं, ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, आप टेबल्स बनाते हो, टेबल जो रो एंड कॉलम की फॉर्म में होते हैं, व्यूज़ हम बनाते हैं। ये हमने 3 टायर आर्किटेक्चर में पढ़ा था कि व्यूज़ क्या होते हैं। तो व्यूज़ आप बनाते हो या इंडेक्सेस बनाते हो या कोई ट्रिगर्स या स्टोर्ड प्रोसीजर, किसी भी तरह का अगर आपने ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसके लिए आप DDL लैंग्वेज यूज़ करते हो, ठीक है। अब DDL लैंग्वेज में कौन कौन सी कमांड्स हम यूज़ करते हैं, वो आपकी एग्जांपल है मेनली क्रिएट की, क्रिएट आप करते हो, अल्टर करते हो, या ड्रॉप या डिलीट, ठीक है। तो आप क्रिएट अगर टेबल कर रहे हो, ये पूरी कमांड नहीं लिख रहा हूँ मैं, सिर्फ जनरल बता रहा हूँ। क्रिएट टेबल जैसी कमांड है हमारे पास, अल्टर टेबल कमांड है, उसके बाद ऐसी क्रिएट व्यू की कमांड होती है, ड्रॉप टेबल की कमांड होती है। तो ये जो सारी कमांड्स, मतलब वो वाली कमांड्स जो आप डाटाबेस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हो, उन सभी कमांड्स को हम DDL के अंदर इंक्लूड कर देते हैं। उसके बाद जो सेकेंड इसकी कैटेगरी आती है दैट इज़ DML, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का मतलब क्या है कि आप जो डाटा बेस के में डाटा को मॉडिफाई, इंसर्ट या डिलीट करते हो, आप चाहे रिट्रीव कर लो डाटा, चाहे आप मॉडिफाई कर लो, चाहे आप इंसर्ट कर लो या आप डिलीट कर लो, करना क्या है, डेटा। अगर आप डेटा के ऊपर कोई ऑपरेशन कर रहे हो, इनमें से कोई भी, तो उनके लिए जो भी आप कमांड्स यूज़ करोगे उनको हम DML में इंक्लूड कर देते हैं। इसकी एग्जांपल क्या आती है या इसमें कौन कौन सी कमांड्स आती हैं आपकी, रिट्रीव के लिए होती है हमारे पास सेलेक्ट, मॉडिफाई के लिए आप लिख दो अपडेट कमांड होती है हमारे पास, इंसर्ट के लिए इंसर्ट कमांड ही होती है, और डिलीट के लिए डिलीट कमांड ही होती है। तो ये आपके पास कमांड्स हैं। ये आप जनरल इंग्लिश में आप बोल सकते हो कि आप इंग्लिश में ऐसे बोलते हो कि आपने डाटा निकालना है तो उसके लिए कमांड कौन सी है, सिलेक्ट। आपने मॉडिफाई करना है तो आपके पास कमांड कौन सी है, अपडेट। इनके फर्दर सिंटेक्स है वो हम फर्दर देखेंगे, फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि एसक्यूएल में होता क्या क्या है। सो पहले DDL लैंग्वेज होगी, DML होगी। अब थर्ड जो आती है वो होती है DCL, इसको हम बोलते हैं डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। अब डेटा कंट्रोल लैंग्वेज क्या करती है कि आपका जो भी आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, जैसे आपने कोई टेबल बना दिया या आपने कोई व्यू बना दिया या कोई भी आपने ऑब्जेक्ट जो भी बनाया, वो ऑब्जेक्ट को कौन बंदा असेस कर सकता है और कौन बंदा उसको असेस नहीं कर सकता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एक्सेस, कि आपका एक्सेस किसको आपने एक्सेस ग्रांट करना है, किसको आप अलाउ करोगे कि ये चीज़ वो यूज़, एक्सेस मतलब यहाँ पे यूज़, कि उसको कौन यूज़ कर सकता है। तो आप एक्सेस किसको ग्रांट करते हो या रिवोक करते हो। ग्रांट का मतलब आपने उसको एक्सेस दे दिया, रिवोक का मतलब आपने उससे एक्सेस जो है वो छीन लिया, ठीक है। तो ये जो कमांड्स हैं इनको हम बोलते हैं डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। ये ज़रूरी क्यों होती हैं, ताकि आपके डाटाबेस को जो भी थ्रेट्स हैं, उनको जो भी खतरा है, जैसे आपका हार्डवेयर ब्रेकडाउन हो सकता है या सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है या कोई एरर आ गया या किसी ने अटैक कर दिया, तो ये सभी से बचने के लिए हम जो है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। मतलब हमने ये टेबल बता दिया कि ये टेबल को फलाना फलाना बंदा ही यूज़ कर सकता है और कोई बंदा यूज़ ही नहीं कर सकता, या और कोई सॉफ्टवेयर का पार्ट यूज़ ही नहीं कर सकता, ठीक है। अगर किसी को हमने बोल दिया कि थोड़ी देर के लिए तुम ये टेबल को यूज़ कर सकते हो, उसके बाद हम बोलते हैं कि ये टेबल अब आप यूज़ नहीं कर सकते, तो आप रिवोक कमांड चला देते हो। तो ये आपकी कमांड्स हैं, ग्रांट और रिवोक, दो आपकी डाटा कंट्रोल लैंग्वेज में आती हैं। उसके बाद आपका आता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। T फॉर क्या है यहाँ पे, ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन का मतलब क्या आता है, कोई एक काम जैसे आप करते हो, जैसे आपने मान लीजिए बैंक से पैसे निकलवाए तो वो एक ट्रांजैक्शन हो गया, आपने बैंक में पैसे जमा करवाए तो वो एक और ट्रांजैक्शन हो गई। तो होता क्या है कि ये अब हमें ज़रूरत क्यों है, जब भी आप कोई चेंजेस करते हो, मान लो आप कोई ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो या तो वो ट्रांजैक्शन पूरी की पूरी एग्जीक्यूट होनी चाहिए या बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, आधी अधूरी कभी भी ट्रांजैक्शन जो है एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन कंट्रोल का यूज़ करते हैं। मींस कि जब भी आप चेंज करते हो डाटाबेस को, जब आप डाटाबेस को चेंज कर रहे हो उसी टाइम सबसे ज़्यादा आपका जो डाटाबेस है वल्नरेबल होता है, यानी कि उसके मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। मान लीजिए आप कोई डाटा को अपडेट कर रहे हो, आपका बीच में हार्डवेयर फेल हो जाता है या किसी वजह से आपकी कोई भी कारण हो सकता है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो फेल हो गई या रुक गई बीच में, तो आपका जो डाटाबेस है वो इनकंसिस्टेंट स्टेट में जा सकता है। तो उस इनकंसिस्टेंट स्टेट में ना जाए इसलिए हम
TCL लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। इसमें आपको मेनली जो दो कमांड्स होती हैं वो आपकी होती है कमिट और रोल बैक। कमिट का मतलब क्या होता है कि आपने कोई ट्रांजैक्शन लगाई, फिलहाल आपका डाटाबेस किसी एक स्टेट में है, मान लीजिए आपके खाते में अभी 5,000 रुपये हैं, अब आप इसमें 500 रुपये और जमा करा रहे हो। तो मान लीजिए आपका जैसे यहाँ पे आप जब अपने मोबाइल पे या कंप्यूटर से आप ट्रांजैक्शन करते हो तो वहाँ पे प्रोसेसिंग ऐसे सर्कल सा घूमता रहता है। मान लीजिए आपका यहाँ पे ये सर्कल वगैरह घूम रहा है और उसी दौरान आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो फेल हो जाती है, तो आपका जो पैसा एक्चुअल में सबमिट नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे इसको उल्टा भी देख सकते हो कि अगर आप पैसा निकलवा रहे हो तो एक्चुअल में आपका पैसा नहीं निकला, तो उस केस में आपके जो अकाउंट है वो अकॉर्डिंगली आपका अपडेट होना चाहिए। ये यहाँ पे 5,000 के 5,000 ही रहने चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ तो पैसे पूरे निकलें, यहाँ पूरे के पूरे जमा हो जाएं, ऐसा ना हो कि इन बिटवीन ये इनकन्सिस्टेंट स्टेट में चला जाए। तो उसके लिए ये क्या करते हैं, कमिट कर देते हैं। मतलब जब ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होगी उसके बाद कमिट चलाते हैं। जब कमिट चलाते हैं तब एक्चुअल में डाटाबेस जो है आपका वो अपडेट होता है, ठीक है। रोल बैक क्या है कि अगर आधी अधूरी आपकी ट्रांजैक्शन चली तो आप उसको रोल बैक कर देते हो, यानी कि जो आपकी पुरानी स्टेट थी आप वहाँ पे चले जाते हो, ठीक है। मान लीजिए ये एग्जीक्यूट हो रहा है, पूरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो आपने क्या किया, आप रोल बैक करके वापस चले जाओगे। अगर ये पूरा एग्जीक्यूट हो गया तो आप कमिट करके अगली स्टेज पे चले जाओगे। तो ये आपकी स्टेज नंबर 1 होगी डाटाबेस की, ये स्टेज नंबर 2 होगी। तो या तो आप यहाँ पे रहोगे, अगर आपकी स्टेटमेंट पूरी की पूरी एग्जीक्यूट होगी तो आप अगली स्टेज में चले जाओगे, यानी कि आपके अकाउंट में इतने पैसे शो होंगे। अगर आपकी स्टेटमेंट आधी अधूरी कहीं लटक गई या मतलब वो एग्जीक्यूट पूरी तरह नहीं हुई तो आप वापस इसी स्टेट में आना चाहिए। तो जब वापस आप आते हो तो उसको हम बोलते हैं रोल बैक, और जब आप अगली स्टेज में चले जाते हो तो उसको हम बोलते हैं कमिट। तो ये 4 टाइप्स की जो है आपकी अलग अलग स्टेटमेंट्स हो सकती हैं एसक्यूएल में। उसके बाद जो एसक्यूएल है, ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एसक्यूएल है आपकी वो 4GL लैंग्वेज है, 4th जनरेशन लैंग्वेज है। 4th जनरेशन लैंग्वेज में हम वही बात करते हैं कि हम ये बताते हैं कि व्हाट इज़ टू बी डन, बट हाउ हम नहीं बताते, कैसे करना है वो चीज़ें हम यहाँ पे नहीं बताते। इसमें 4GL लैंग्वेज में और क्या होता है कि आपकी जो फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती हैं, जैसे कि आपके इफ़ देन एल्स, डू वाइल लूप वगैरह जो आपकी थी वहाँ पे सी में, वो यहाँ पे नहीं होती एसक्यूएल में, क्योंकि एसक्यूएल 4th जनरेशन लैंग्वेज है। उसके बाद इसमें जो है फिक्स डाटा टाइप होता है, मतलब आपका जो डाटा टाइप्स हैं वो आप अपनी तरफ से क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे वहाँ पे टाइप डेफ की ऑप्शन थी सी में, आप टाइप डेफ लगा के अपनी नई जो डाटा टाइप है वो क्रिएट कर सकते हो, पर यहाँ पे आपके डाटा टाइप्स जो है फिक्स्ड होते हैं। उसके बाद जो एसक्यूएल की जो ग्रामर है, मतलब आपने जब कमांड लिखनी शुरू करनी है तो पहली बात तो वो केस इनसेंसिटिव है। मतलब आप चाहे स्मॉल लेटर्स में लिख लो, चाहे आप कैपिटल लेटर्स में लिख लो, आपकी कमांड को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, केस इनसेंसिटिव है, आप कैसे भी लिख सकते हो। उसके बाद जब आप स्टेटमेंट लिखनी शुरू करते हो तो आप स्टेटमेंट ऐसे मान लीजिए आपने लिख लिया, यहाँ पे एंटर मार दिया, तो अगली लाइन में भी अगर आपकी स्टेटमेंट है तो उसका कनेक्शन पहली वाली स्टेटमेंट के साथ ही रहेगा। मतलब आप जितनी मर्जी लाइंस में स्टेटमेंट लिखते रहो, वो एंड कब मानी जाएगी, जब उसके लास्ट में सेमीकोलन लगाओगे। यानी कि आपकी जो एसक्यूएल स्टेटमेंट है वो हमेशा सेमीकोलन के साथ एंड होती है, अदरवाइज़ आप एंटर प्रेस करते जाओ, आपकी स्टेटमेंट जो वो एंड नहीं मानी जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो आपका एसक्यूएल जब आपने स्टडी करना है, जब आप अभी हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि एसक्यूएल होती क्या है, उसमें कितनी तरह की कमांड्स होती हैं। ये 4th जनरेशन लैंग्वेज है, उसका हमने थोड़ा सा सिंटैक्स देख लिया है। सिंटैक्स यानी कि मतलब इतना हमें पता होना चाहिए कि जो स्टेटमेंट आपकी एंड होगी कब होगी, जब आप सेमीकोलन लगाओगे। सेमीकोलन लगाने के बाद जब आप एंटर प्रेस करोगे तब ये जो कमांड है ये अपना काम करेगी, अदरवाइज़ काम नहीं करेगी। उसके बाद ये केस इनसेंसिटिव है, मतलब आप चाहे स्मॉल लेटर्स में लिखो चाहे कैपिटल लेटर्स में लिखो, फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है वो आपका आता है डाटा टाइप्स। तो आपने ये ऑलरेडी स्टडी कर रखे हैं डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स का मतलब क्या होता है कि आप जो भी वैल्यू एंटर करोगे उसकी एक टाइप रिस्ट्रिक्टेड होती है, चाहे वो न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है या कैरेक्टर वैल्यू हो सकती है या उसकी कुछ लेंथ फिक्स हो सकती है। तो ऐसा जो चीज़ें वो हम उसको हम डाटा टाइप्स बोल देते हैं। मतलब आप जो वैल्यू एंटर करोगे वो एक रिस्ट्रिक्टेड है, यू कैन एंटर अ रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू। तो डाटा टाइप्स जो यहाँ पे हम क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि आप पढ़ रहे हो कि RDBMS जो है, आपने RDBMS क्रिएट करना है। RDBMS यानी कि आपने टेबल्स क्रिएट करने हैं, तो टेबल्स में आपके कॉलम्स होंगे और रोज़ होंगी, ठीक है। तो अब हर कॉलम की एक टाइप होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने रोल नंबर ले लिया तो रोल नंबर आपका न्यूमेरिक है, आपने नेम ले लिया तो ये कैरेक्टर टाइप है। तो आप हर कॉलम का नाम बताते हो, उसके साथ उसकी आपको डाटा टाइप बतानी पड़ती है। तो इसलिए ये जो यहाँ पे हम डाटा टाइप्स को स्टडी करेंगे।
तो यहाँ पे जो डेटा टाइप्स हैं उसकी टाइप्स हैं, सबसे पहले जो आपकी टाइप है वो है कैर, ठीक है। करेक्टर टाइप मतलब ब्रॉडली इन्होंने कैटेगरीज बांट रखी हैं। आप करेक्टर को सेव कर सकते हो, न्यूमेरिक वैल्यू को सेव कर सकते हो, डेट और टाइम को एंटर कर सकते हो, या लार्ज ऑब्जेक्ट्स को एंटर कर सकते हो। तो 4 टाइप्स के अकॉर्डिंग मतलब 4 ब्रॉड कैटेगरीज बांटी हुई हैं। उसके आगे इन्होंने फर्दर इनको डिवाइड किया हुआ है आपकी डेटा टाइप्स में। मैं ब्रॉडली कैटेगरी लिख देता हूँ कि आप जब आप करेक्टर को सेव करना चाहते हो तो आप किस तरह कर सकते हो। तो सबसे पहले जो टाइप आएगी वो आएगी कैर ब्रैकेट में n। तो कैर क्या करता है, आपका करेक्टर को सेव करना आपको अलाउ करता है। मतलब फिक्स्ड लेंथ, आप एक लेंथ बता देते हो कि आप इतनी लेंथ का करेक्टर सेव करना चाहते हो, इतने लेंथ के करेक्टर्स को सेव करना चाहते हो, फिक्स लेंथ करेक्टर स्ट्रिंग्स आप सेव करोगे। यहाँ पे जो लेंथ होती है ये ऑप्शनल होती है, मतलब आप अगर आप लेंथ की वैल्यू एंटर नहीं करोगे तो आप मिनिमम 1 करेक्टर को ही सेव कर पाओगे, यानी कि आपकी लेंथ ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट 1 होती है अगर आपने सिंपल कैर भी लिख दिया तो। बाकी जो n की वैल्यू है ये मैक्सिमम आपकी 2000 करेक्टर्स हो सकती है, मतलब 2000 से आप ज़्यादा करेक्टर्स एंटर नहीं कर सकते। करेक्टर्स में हम किसको लेते हैं, किसी भी वैल्यू को जिसको आप इन्वर्टेड कॉमा मतलब आप सी में पढ़ते थे, आप इन्वर्टेड कॉमा में जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में जो वैल्यू लिखते हो उसको आप करेक्टर बोल देते हो। तो वो आपका लेटर भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, पंक्चुएशन मार्क भी हो सकता है। अब इसमें क्या है कि आपने मान लीजिए n की वैल्यू दे दी, फॉर एग्जांपल मैंने नेम लिख दिया कि मेरा नेम एक कॉलम है, तो इसकी जो कैर है वो 20। तो अब 20 करेक्टर्स का मेरा मैक्सिमम नाम हो सकता है। मान लीजिए मैंने नाम अपना लिख दिया ABCD, तो मैंने 4 करेक्टर्स को ही सिर्फ यूज़ किया है। तो जो बाकी के 16 करेक्टर्स हैं वहाँ पे, जो बचे हुए करेक्टर्स हैं वहाँ पे क्या आ जाएगी, स्पेस, ठीक है। मतलब वो स्पेस वो ऑक्यूपाइड रहेंगे, वो वाली जो मतलब आपके जो 16 करेक्टर्स की जो जगह बची वो कोई और बंदा यूज़ नहीं कर सकेगा, वहाँ पे स्पेस ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी, स्पेस करेक्टर आ जाएगा। उसके बाद आपके पास एक आता है वेर कैर। जो वेर कैर है इसको हम बोलते हैं वेरिएबल लेंथ करेक्टर स्ट्रिंग, पर इसकी जगह हम जो ज़्यादा यूज़ करते हैं या आप नॉर्मली यूज़ करोगे वो आप करोगे वेर कैर 2। वेर कैर जो है हम वो यूज़ नहीं करते ज़्यादा, ये पॉपुलर नहीं है। आप नॉर्मली वेर कैर 2 को यूज़ करते हो। वेर कैर n भी हम लिख सकते हैं, पर नॉर्मली हम वेर कैर 2 को ही यूज़ करेंगे। तो वेर कैर 2 में क्या है कि यहाँ पे भी फिक्स्ड लेंथ है, आपको लेंथ जो है वो बतानी पड़ती है। यहाँ पे जो लेंथ है वो ऑप्शनल नहीं है। यहाँ जैसे यहाँ पे कैर में था कि ऑप्शन, आप वैल्यू अगर नहीं भी दोगे तो मिनिमम 1 आ जाएगी, यहाँ पे आपको कम से कम वैल्यू देनी ही पड़ेगी। और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपकी कितनी हो सकती है, 4000 करेक्टर्स। ये करेक्टर्स हैं, मतलब इतने करेक्टर्स आप लिख सकते हो। यहाँ पे मैक्सिमम 4000 करेक्टर्स है। अब वेर कैर और कैर में फ़र्क क्या है कि मैंने लिखा था जैसे नेम कैर 20 लिखा था, अगर मैं लिखता हूँ वेर कैर 220, ठीक है। तो अब नेम मान लो मैंने सेम एंटर किया ABCD, तो मैंने 4 करेक्टर्स को यूज़ किया, बट जो रेस्ट ऑफ द 16 करेक्टर्स होंगे वहाँ पे स्पेस नहीं जाएगी, उसको कोई और बंदा यूज़ कर सकता है। यहाँ पे क्या था कि आपकी जो 16 की 16 आपके 20 के 20 करेक्टर्स थे वो एक वैल्यू को असाइन हो गए, चाहे उसने पूरी वैल्यू, चाहे उसने पूरी स्पेस यूज़ की चाहे नहीं की, बाकियों में खाली जगह रह गई थी। मतलब इसको कोई और बंदा यूज़ नहीं कर सकता था। पर इस केस में क्या है, जो आपकी जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन आपका जो बचेगा तो उसको कोई और बंदा यूज़ कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एन कैर। एन कैर जो है ये भी करेक्टर है, एन कैर एन, ये भी आपका फिक्स लेंथ है, पर इसको बोलते हैं हम फिक्स्ड लेंथ नेशनल करेक्टर। अब नेशनल का मतलब यहाँ पे क्या है कि आप मान लीजिए इंग्लिश के अलावा आपने कोई और लैंग्वेज में डाटा सेव करना है तो आप उसको एन कैर दोगे, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ है ये आपकी 2000 करेक्टर्स ही रहेगी। इसी तरह आपके पास एन कैर एन वेर कैर, एन वेर कैर, यहाँ पे वेर का मतलब होता है वेरिएबल, ठीक है। एन वेर कैर, तो ये भी आपका सेम वेर कैर 2 की तरह ही होगा, और इसमें आपका 4000 करेक्टर्स हो सकते हैं। फ़र्क क्या है वेर कैर 2 और एन कैर में कि यहाँ पे आप इंग्लिश के अलावा अगर आपने कोई और लैंग्वेज यूज़ करनी है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नॉर्मली वेर कैर 2 का ही यूज़ करते हो। उसके बाद करेक्टर में ही एक और टाइप हमारे पास होती है लॉन्ग एन।
तो लॉन्ग एन में क्या है कि आप वेरिएबल लेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स को ही जो है वो स्टोर करते हो, पर यहाँ पे जो टेक्स्ट स्ट्रिंग है उनकी लेंथ अप टू 2 GB तक जा सकती है। ठीक है, तो ऐसा जैसे हमने पहले में पढ़ा कि आपके पास जो कैर है वो उसे 2000 कैरेक्टर्स ले सकते हैं, जो वैर कैट है वो 4000 कैरेक्टर ले सकते हैं। अब आप उसको उससे भी ज़्यादा आपको अगर आपको स्टोरेज चाहिए तो ये मैक्सिमम 2 GB तक का आप स्टोरेज कर सकते हो। उसके लिए आप लॉन्ग को जो यूज़ कर सकते हो, पर हम इसको यूज़ ज़्यादा नहीं करते बिकॉज आपके टेबल में सिर्फ एक ही कॉलम जो है वो लॉन्ग हो सकता है। अगर आपने कोई कॉलम लॉन्ग ले लिया तो उसके ऊपर आप कोई भी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स नहीं लगा सकते। इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट जैसे कि हमने वो पढ़े थे प्राइमरी की और फॉरेन की वगैरह वाले, तो वो आप इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स नहीं लगा सकते। उसके बाद आप इस पर कोई और क्लॉज नहीं लगा सकते, जैसे ग्रुप बाय क्लॉज या ऑर्डर बाय क्लॉज। ये आप एसक्यूएल स्टेटमेंट्स में आगे पढ़ोगे तो उसमें मतलब आप कंडीशन कोई नहीं लगा सकते, तो इसलिए अब लॉन्ग को बहुत कम यूज़ किया जाता है। उसके बाद एक टाइप आती है रॉ एंड, ये दो अलग अलग टाइप्स है, रॉ और लॉन्ग रॉ। ठीक है, तो रॉ डाटा अगर आपने कोई स्टोर करना, रॉ डाटा यानी कि आपने कोई बाइनरी डाटा स्टोर करना है तो उसके लिए आप जो है रॉ या लॉन्ग रॉ टाइप को यूज़ कर सकते हो। इसमें आपका आता है जैसे साउंड आपने कोई स्टोर करनी है, ग्राफिक्स या डॉक्यूमेंट कोई स्टोर करने हैं, तो उसके लिए आप जो है ये दो टाइप्स को यूज़ कर सकते हो। जो रॉ है या रॉ आप बोलते हो इसको, इसमें आप 2000 बाइट्स है यहाँ पे, अब ये कैरेक्टर्स नहीं है, 2000 बाइट्स तक आप डाटा स्टोर कर सकते हो। और लॉन्ग रॉ में आप 2 GB तक का डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हो। तो ये थे आपकी कैरेक्टर कैटेगरी के डाटा टाइप्स। उसके बाद आपके आते हैं नंबर। मतलब आपने अगर न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करनी है, आपने 0 को स्टोर करना है या कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू या आपका न्यूमेरिक वैल्यू को आप यहाँ पे मैथमेटिक्स में पढ़ते हो फिक्स्ड वैल्यू या फिर आप फ्लोटिंग, किसी भी तरह की वैल्यू को आपने अगर स्टोर करना है तो आप नंबर डाटा टाइप का जो है वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो इसका सिंटेक्स क्या है, नंबर ब्रैकेट में p, s। p मतलब यहाँ पे होता है प्रिसीजन, मतलब जो आपके जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया 10.2, तो पॉइंट के जो लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू है इसको हम प्रिसीजन बोलते हैं, और पॉइंट के राइट साइड वाली वैल्यू को यहाँ पे हम बोलेंगे स्केल। ठीक है, तो प्रिसीजन की वैल्यू हो सकती है 1 to 38 डिजिट्स है। ठीक है, यहाँ पे डिजिट्स हैं, मतलब 1 से लेकर 38 तक की वैल्यू नहीं है, डिजिट्स हैं। मतलब जैसे ये 1 डिजिट हो गया, 12 में 2 डिजिट्स हो गए, 132 में 3 डिजिट्स हो गए, तो आप 38 डिजिट्स तक की वैल्यू ले सकते हो। और उसके बाद एस मीन्स आपका आता है स्केल। तो स्केल आप ये बताते हो कि आपने डेसिमल के बाद कितनी वैल्यूज़ को जो है वो एक्सेप्ट करना है। तो अगर तो इसकी वैल्यू आती है पॉजिटिव, तो आप राइट साइड के कितनी वैल्यूज़ लेनी है, आपने डेसिमल के राइट साइड की कितनी वैल्यूज़ को कंसीडर करना है वो आप ये बताता है। और अगर इसकी वैल्यू बाई चांस नेगेटिव आ गई तो ये बताता है कि आपने राउंड ऑफ कितना करना है लेफ़्ट साइड ऑफ द, मतलब अगर स्केल पॉजिटिव है तो आपने पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ लेनी है। अगर आपका नेगेटिव आ गया तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू तो आपने लेनी ही नहीं है, पॉइंट से लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू को कितना राउंड ऑफ करना है, कहाँ तक वैल्यू को राउंड ऑफ करना है, वो नेगेटिव वैल्यू आपको बताएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पे आप इन्होंने नंबर दे रखा है, मान लीजिए 2, 4, 5, 6, 7, 8.39। ठीक है, तो अगर मैंने लिख दिया नंबर अकेला 8, तो ये क्या करेगा, सिर्फ वैल्यूज़ को स्टोर करेगा 8 डिजिट्स को, और प्रिसीजन को, स्केल को नहीं यूज़ करेगा। तो यानी कि इस अगर ये मैंने डिक्लेयर किया होगा और मैं ये वाली वैल्यू एंटर कर रहा हूँ तो ये एक्सेप्ट क्या करेगा, सिर्फ 2, 4, 5, 6, 7 और 8 तक। मतलब उसने सिर्फ प्रिसीजन को सेव किया, स्केल को उसने सेव किया ही नहीं है। अगर बाई चांस मैं लिख देता हूँ नंबर 8,1, तो यानी कि मुझे स्केल एक ही वैल्यू को जो है वो एक्सेप्ट करना है, पॉइंट के बाद के एक वैल्यू को, सिर्फ 0.3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब 9 है तो ये ऑटोमेटिकली राउंड ऑफ हो जाएगा। ये सेव क्या करेगा, 4.4 को सेव करेगा। और अगर बाई चांस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर 8,-1, तो यानी कि मुझे लास्ट वैल्यू को राउंड ऑफ करना है। ठीक है, लास्ट वैल्यू को मुझे राउंड ऑफ करना है,
तो ये 8 है, तो ये क्या बन जाएगा 2 4 5 6, यहाँ पे 8 है तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी 8, ये 0, राउंड ऑफ हमने कर दिया एक वैल्यू तक को, ठीक है। तो इस तरह ये आपकी नंबर जो आपकी कैटेगरी है उसमें सिर्फ एक ही डेटा टाइप होती है। अगली जो डेटा टाइप है वो हमारे पास है डेट एंड टाइम की। डेट एंड टाइम की, तो हम डेट एंड टाइम के लिए, डेट एंड टाइम की कैटेगरी है, मतलब ये कैटेगरी है डेट एंड टाइम, पर इसका जो डाटा टाइप है वो सिर्फ DAT डेट ही आता है, ठीक है। तो अगर आप डेट किसी का डाटा टाइप डिक्लेयर कर देते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वो वैल्यू है वो उसका जो फॉर्मेट है, डेट का जो फॉर्मेट है वो उठाया जाता है DD MONYY, मतलब आपने दो डेट को जैसे 08 लिखना है, मंथ आपका MONJAN और ईयर आ गया 21, इस तरह, ठीक है। तो ये आपका, अगर आपने मतलब किसी किसी का जैसे बर्थ डेट आपने किसी की सेव करनी है, आपने लिखोगे बर्थ मतलब बर्थ डेट, या DOB लिख लो DOB, तो उसका डाटा टाइप क्या आएगा डेट, सिंपल, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ जो आप एंटर करोगे वो इस फॉर्मेट में एंटर करोगे। वैसे तो ये जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट आपकी 7 बाइट्स लेता है, और 7 बाइट्स में आपके इवन सेकंड्स, मिनट्स, आवर, डे, मंथ, ईयर, सेंचुरी सारा कुछ जो है ये सेव करके रखता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। पर फिर भी जनरली हम इतना फॉर्मेट को जो है ये मान के चलते हैं। बैकएंड पे तो ये सारा का सारा ही सेव करके रखेगा, सेकंड्स भी, मिनट्स भी, आवर्स भी, डे भी, मंथ, ईयर और सेंचुरी, सारा का सारा कुछ, ठीक है। लास्ट जो कैटेगरी आती है वो आपकी आती है लार्ज ऑब्जेक्ट्स की, LOB इसको हम बोलते हैं। इसकी फर्दर 3 कैटेगरीज हैं। LOB का मतलब क्या है कि आपने लार्ज अमाउंट ऑफ बाइनरी या करेक्टर बेस्ड, इसमें दोनों तरह का डाटा हो सकता है, आपका बाइनरी या करेक्टर बेस्ड। अगर आपके पास लार्ज डाटा है, जैसे आपके पास टेक्स्ट है, कोई इमेज है, वीडियो है या साउंड है, जैसे हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था यहाँ पे रॉ और लॉन्ग रॉ, तो ये बाइनरी डाटा को सेव कर रहा था, तो रॉ और लॉन्ग रॉ की जगह भी ज़्यादा हम LOB को यूज़ करते हैं। LOB मतलब लार्ज ऑब्जेक्ट्स, हम ये वाली डाटा टाइप को ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसकी जो है फर्दर 3 आगे टाइप्स हैं, BLOB, ठीक है। BLOB मतलब आपने बाइनरी डाटा को अगर सेव करना है तो आप BLOB टाइप को यूज़ करोगे, इसमें आप 4 GB तक का डाटा जो है वो सेव कर सकते हो। सेकंड टाइप आती है CLOB, यानी कि करेक्टर टाइप का अगर आपने डाटा यूज़ करना है, आप VARCHAR2 आपने लिया 4000 आप करेक्टर्स को यूज़ कर सकते हो, उससे ज़्यादा अगर आपको करेक्टर्स सेव करना है तो आप CLOB का यूज़ करोगे, ये भी 4 GB तक का डाटा जो है सेव कर सकता है। और जो लास्ट टाइप है ये आती है B फाइल। B फाइल का जो रेंज है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती है कितनी रेंज ये प्रोवाइड करेगा, पर ये हम यूज़ तब करते हैं जब आपने कोई पॉइंटर को सेव करना होता है। मान लीजिए आपका जो कॉलम है उसमें एक पॉइंटर बना है जो फर्दर किसी और बाइनरी फाइल को पॉइंट कर रहा है, तो उस केस में आप B फाइल का यूज़ करोगे, यानी कि आप फाइल को डायरेक्टली सेव नहीं कर रहे, बाय फाइल का आप पॉइंटर सेव कर रहे हो, तो उस केस में आप B फाइल का यूज़ करते हो। तो ये आपकी अलग अलग डाटा टाइप्स थी और आपका SQL की इंट्रोडक्शन थी। तो इसमें जो डाटा जो आपकी स्टेटमेंट्स, तो ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम तकरीबन सारी स्टडी कर ही लेंगे, ये आपकी सारी हो जाएंगी। ये जो हमने एग्जांपल्स पढ़ी हैं यहाँ पे, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, सेलेक्ट, अपडेट, ये कमांड्स हम जो हैं धीरे धीरे सारी ये हो जाएंगी जो जो आपके सिलेबस में होंगी। जो आपके डाटा टाइप्स हैं वो सबसे ज़्यादा जो आपने याद रखना है वो VARCHAR2 को याद रखना है, सबसे ज़्यादा ये वाला यूज़ होगा। उसके बाद आपका नंबर्स वाला सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, डेट वाला ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो ये आपकी जो डाटा टाइप्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं और ये ज़्यादा हम यूज़ करेंगे प्रैक्टिकली। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सभी डाटा टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए, पर जो हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें हम नॉर्मली ये वाली जो टाइप्स मैंने आपको 3 बताई हैं, जनरली हम यही वाली जो है वो यूज़ करते हैं। सो आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। इन केस आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।